हेलो गाइस, मैं हूं आपका स्टोरी टेलर और आप देख रहे हैं वीर महाराणा प्रताप जी की कहानी। एक ऐसी दास्तान जो साहस, त्याग, सम्मान और आजादी की लौ से जलती रही। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल की धड़कन है। एक समय की बात है, मेवाड़ की भूमि पर जब सूरज उगता था तो उसकी पहली किरणें मानो वीरता के गीत गाती थीं, क्योंकि उसी मिट्टी ने जन्म दिया था उस शेर को, राजा महाराणा प्रताप जी को, जिनका नाम सुनते ही मुगल सल्तनत के महलों में हलचल, दरों में सरसराहट और रणभूमि में बिजली सी गूंज पैदा हो जाती थी। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में कुंभलगढ़ किले में हुआ था और बचपन से ही उनमें ऐसी अद्भुत शक्ति, दृढ़ता और जिगर था कि तलवार मानो उनके हाथ का हिस्सा बन गई थी। वे निडर, निर्भीक, अडिग और संकल्प के ऐसे धनी थे जो झुकना नहीं जानते थे, चाहे सामने कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो। पिता उदय सिंह और माता जयवंताबाई की गोद में पले बड़े प्रताप ने सीखा था कि सम्मान की रक्षा जीवन से बड़ी है और स्वाभिमान वह दीपक है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। यही कारण था कि जब अकबर ने पूरा हिंदुस्तान झुका लिया था और मेवाड़ की भूमि पर भी अपनी नजरें जमाईं, तब प्रताप ही वह एकमात्र राजा थे जिन्होंने सीधा घोषणा कर दी, मेवाड़ मेरा है, मेरे लोगों का है और इसे मैं किसी भी कीमत पर गुलाम नहीं होने दूंगा। अकबर की लाख कोशिशें, दूतों के संदेश, धन, धनुष, पद, प्रतिष्ठा सब महाराणा प्रताप के इरादों को तोड़ नहीं पाए, क्योंकि प्रताप के लिए झुकना मृत्यु से भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण था। फिर आया वह दिन जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576, जहां प्रताप अपने विश्वसनीय साथी चेतक पर सवार होकर उस विशाल मुगल सेना के सामने खड़े थे जो संख्या में कई गुना अधिक थी, पर मनोबल में प्रताप की तलवार के सामने धूल के समान। हल्दी घाटी की लाल मिट्टी आज भी उस युद्ध की गवाही देती है जहां प्रताप के हर प्रहार में गूंजती थी स्वतंत्रता की पुकार, हर ढाल में चमकती थी मेवाड़ की अस्मिता। चेतक, वह वफादार, तेज, वीर घोड़ा जिसने अपने महाराणा को बचाने के लिए अपने प्राण तक दे दिए, पर गिरते वक्त भी महाराणा को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। उस पल को याद कर आज भी इतिहास रो उठता है और वीरता सलाम ठोकती है। युद्ध के बाद भी प्रताप ने हार नहीं मानी। वे जंगलों में रहे, कुटिया में रहे, घास की रोटियां खाईं, पर अपनी भूमि गुलाम न होने दी। जब परिवार और सैनिक भूखे सोते थे, प्रताप का दिल रोता था, पर उनका संकल्प अटल रहता था, मैं मेवाड़ लौटा कर रहूंगा। और आखिर वही हुआ। वर्षों की कठिनाई, संघर्ष, भूख, कष्ट, युद्ध, हर परीक्षा के बाद प्रताप ने धीरे धीरे अपनी भूमि का बड़ा हिस्सा वापस ले लिया और मेवाड़ को स्वतंत्रता की सौगात दी। प्रताप ने साबित किया कि जीत केवल तलवार की नहीं होती, जीत होती है इरादों की, उस आत्मा की जो कभी टूटती नहीं, उस राजा की जो अपने लोगों के लिए अपने सुख स्वार्थ का त्याग कर देता है। महाराणा प्रताप का जीवन इस दुनिया को एक संदेश देते हुए समाप्त हुआ कि मिट्टी का सच्चा पुत्र वही है जो अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है। और आज भी जब भारत में वीरों की बात होती है तो पहला नाम आता है महाराणा प्रताप, मेवाड़ का शेर, स्वतंत्रता का प्रहरी और साहस का अमर प्रतीक। उनकी कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक ज्वाला है जो हर दिल में देशप्रेम जगाती है। और दोस्तों, यही खत्म नहीं होती यह गाथा, क्योंकि प्रताप सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं, हमारी रगों में बहते साहस में बसते हैं। राजपूताना की धरती पर जब महाराणा प्रताप बचपन में दौड़ते थे तो ऐसा लगता था जैसे हवा भी उनके कदमों की गति को पकड़ नहीं पाती, क्योंकि यह बच्चा साधारण नहीं था, ये वही प्रताप था जिसके भीतर से उसी उम्र में ऐसी अडिगता दिखाई देती थी जो अक्सर महान योद्धाओं में उनके जीवन के अंत में दिखती है। प्रताप बचपन से ही शेर का दिल लेकर पैदा हुए थे। जहां अन्य बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे, प्रताप लकड़ी की तलवार बनाकर अभ्यास करते, पेड़ों पर छलांग लगाते, चट्टानों पर चढ़ जाते और हर चुनौती जैसे उनके लिए एक खेल थी। उनकी माँ जयवंता बाई अक्सर कहती, ये बच्चा मेवाड़ को वापस जगाएगा, इसके कदमों से दुश्मन की नींद टूटेगी, और उनकी बात आगे चलकर बिल्कुल सच साबित हुई। कुंभलगढ़ किले के विशाल प्रांगण में प्रताप हर दिन धनुष चलाना, भाले फेंकना, घुड़सवारी करना सीखते, और ऐसा नहीं था कि यह सब उन्हें किसी किताब या गुरु ने सिखाया। उनके भीतर मानो युद्ध कौशल ईश्वर ने पहले से ही भर दिया था। उनके पिता उदय सिंह अक्सर प्रताप को देखकर कहते, ये वही सिंह है जो भविष्य में मेरी जगह लेगा और मेवाड़ की गरिमा को अक्षुण्ण रखेगा। पर प्रताप को कभी ताज, शक्ति या पद की इच्छा नहीं थी, उन्हें बस अपनी भूमि, अपने लोगों, अपनी परंपराओं और अपने स्वाभिमान से प्रेम था। बचपन में भी जब कोई मेवाड़ पर कटाक्ष करता, प्रताप की आंखों में आग जल उठती और वे तुरंत तलवार उठा लेते, मानो भूमि की रक्षा उनका पहला कर्तव्य हो। वे दोस्ती में भी उतने ही सच्चे थे, जो साथ निभाता उसका साथ वे आखिरी सांस तक निभाते, और जो विश्वासघात करता उसे वे क्षमा के योग्य भी नहीं समझते। धीरे धीरे प्रताप की बहादुरी और कौशल पूरे राजपूताना में चर्चा का विषय बन गया था। लोग कहते, यह बालक नहीं, एक ज्वाला है, और सच में वे ज्वाला ही थे, क्योंकि समय बीतने के साथ वे और प्रखर होते गए।
परंतु मेवाड़ की किस्मत में राजनीतिक संघर्ष शुरू हो चुका था। अंदरूनी कलह, सिंहासन का विवाद, मुगलों का बढ़ता प्रभाव सब मिलकर प्रताप के जीवन को एक नई दिशा देने वाले थे। जल्द ही वह समय आया जब सबको समझ आ गया कि मेवाड़ को बचाने के लिए जिस व्यक्ति की जरूरत है वह कोई और नहीं, प्रताप ही है। लेकिन प्रताप का जीवन कभी आसान नहीं रहा। उन्हें पिता से अलग होना पड़ा, राजमहल छोड़कर जंगलों में समय बिताना पड़ा, परंतु इन कठिनाइयों ने उन्हें और मजबूत बनाया। उनके भीतर का योद्धा तपता गया, चट्टान की तरह कठोर बनता गया और उनमें एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ जो आगे चलकर अकबर की विशाल सेना से भी टकराने की शक्ति देगा। और दोस्तों, उस लड़के का ये सफर कैसे धीरे धीरे बदला महाराणा प्रताप की उस गर्जना में जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया, यही कहानी हम पार्ट 3 में लेकर आएंगे, जहां आप सुनेंगे मेवाड़ की राजगद्दी का संघर्ष, प्रताप की पहली कड़ी परीक्षाएं और वह समय जब वे समझ गए कि राजपथ फूलों का नहीं कांटों का होता है। मेवाड़ में सिंहासन का संघर्ष शुरू होते ही महल की दीवारों पर तनाव की परछाइयां फैल गई थीं। पिता उदय सिंह के बाद कौन राजगद्दी संभालेगा, ये सवाल सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि मेवाड़ की आने वाली पीढ़ियों की किस्मत का फैसला था। प्रताप बचपन से ही सबकी नजरों में असली उत्तराधिकारी थे, साहस, कौशल, चरित्र और सबसे बढ़कर राजपूताना के स्वाभिमान के रक्षक। परंतु महल राजनीति कभी सरल नहीं होती और कुछ दरबारी, स्वार्थी मनोवृत्ति के लोग और बाहरी दबावों ने मिलकर ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया कि प्रताप को भी संघर्ष का सामना करना पड़ा। कई लोग दूसरे राजकुमार को गद्दी दिलाने के चक्कर में थे, कुछ यह मानते थे कि प्रताप की अकबर के सामने न झुकने वाली प्रवृत्ति मेवाड़ के लिए और लड़ाइयां खड़ी कर देगी। लेकिन प्रताप के लिए सत्ता कभी लक्ष्य नहीं थी, वे तो सिर्फ मेवाड़ को गुलाम होने से बचाना चाहते थे। जब सब उन्हें समझाने लगे कि अकबर के आगे झुक जाओ, सल्तनत की वफादारी स्वीकार कर लो, मेवाड़ सुरक्षित रहेगा, तब प्रताप की आंखों में अपार दृढ़ता चमक उठती और वे सिर्फ एक ही बात कहते, जिस दिन मेवाड़ झुक गया उस दिन उसकी आत्मा मर जाएगी। इसी तनाव और असमंजस के दौर में प्रताप कई दिनों तक अकेले कुंभलगढ़ के जंगलों में घूमते रहे, गहरी सोच में डूबे हुए। उनके कदमों के नीचे सूखे पत्ते चटकते, पर उनके मन में उठती आवाजें उनसे भी ज्यादा भारी थीं। वे सोचते, क्या राजपाट का भार उठाना ही उनका रास्ता है? क्या युद्धों में कूदना ही उनके हिस्से में है? लेकिन तभी उन्हें अपने पूर्वजों की शौर्यगाथाएं याद आती, राणा सांगा की वीरता, राणा कुंभा की बुद्धिमत्ता और मेवाड़ की वो परंपरा जिसने हमेशा आजादी को सोने से ज्यादा कीमती माना। और तब प्रताप का मन दृढ़ हो गया, यदि सिंहासन सिर्फ फैसले लेने का अधिकार है तो वे उसके पीछे नहीं भागेंगे, पर यदि सिंहासन मेवाड़ की रक्षा की जिम्मेदारी है तो वे इसके लिए अपना पूरा जीवन दे देंगे। धीरे धीरे दरबारियों को भी समझ आने लगा कि मेवाड़ जैसे गौरवशाली राज्य को किसी ऐसे राजा की जरूरत है जो अकबर के आगे झुकने के बजाय अपने लोगों का नेतृत्व कर सके, और वह प्रताप के अलावा कोई नहीं था। अंततः वह दिन आया जब मेवाड़ की भूमि पर गर्जनाओं के बीच, ढोल नगाड़ों की धुन के बीच, राजपूतों की शब्दों की आवाजों के बीच प्रताप को महाराणा प्रताप घोषित कर दिया गया। उस क्षण मानो पूरे मेवाड़ में नई ऊर्जा दौड़ गई थी। सूरजगढ़ का सूरज और चमक गया था, हवा में गर्व की रूहानी महक उठी थी और लोगों की आंखों में ऐसी उम्मीद चमकी थी जैसे ईश्वर ने उन्हें फिर से जीवन दिया हो। परंतु प्रताप जानते थे कि यह सम्मान नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। यही वह क्षण था जब उनके जीवन का सबसे कठिन अध्याय शुरू होने वाला था, क्योंकि सिंहासन पर बैठते ही उन्हें पता था कि अब महल से बाहर मुगल सल्तनत का तूफान उनकी ओर बढ़ रहा है और हल्दी घाटी का रक्तरंजित अध्याय बहुत दूर नहीं। लेकिन इससे पहले प्रताप को अपने राज्य को तैयार करना था, लोगों को संगठित करना था, सेना को मजबूत करना था और उन विश्वासघाती तत्वों से भी निपटना था जो अकबर के दूत बनकर मेवाड़ में जहर फैलाने की कोशिश कर रहे थे। प्रताप ने रातों को जागकर योजनाएं बनाई, प्रत्येक गांव के लिए सुरक्षा, प्रत्येक योद्धा के लिए प्रशिक्षण और प्रत्येक परिवार के लिए यह विश्वास कि महाराणा प्रताप है तो मेवाड़ कभी नहीं गिरेगा। उनकी आंखों में भविष्य की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी बड़ी मुगल सेना आए, चाहे कितना भी बलिदान देना पड़े, मेवाड़ की स्वतंत्रता से समझौता नहीं होगा। और इसी अटल संकल्प के साथ महाराणा प्रताप अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई की ओर बढ़ने लगे। एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ तलवारों की नहीं, विश्वास की थी, सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की थी, और जो आने वाली सदियों में उन्हें अमर बनाने वाली थी। अब कहानी अगले पड़ाव पर पहुंचने वाली है। अब शुरू होगा वह दौर जहां महाराणा प्रताप अपनी सेना तैयार करते हैं, चेतक से उनका अद्भुत बंधन बनता है और युद्ध की आहट तेज होने लगती है। महाराणा प्रताप को गद्दी संभाले अभी कुछ ही समय हुआ था, लेकिन समय की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे पल भर भी चैन से नहीं बैठ सकते थे। मेवाड़ के कोने कोने में भारी बेचैनी थी। एक तरफ मुगल सेनाएं बढ़ रही थीं,
दूसरी तरफ दरबार के कुछ लोग अभी भी अकबर की चकाचौंध में फंसे थे, पर प्रताप के संकल्प पहाड़ की तरह अटल थे। वे दिन रात अपने राज्य की तैयारी में लगे रहते, हर गांव में जाकर लोगों से बातचीत करते, उन्हें अपने साथ अपने भरोसे में लेते और उन्हें यह विश्वास दिलाते कि जब तक मैं जिंदा हूं, मेवाड़ की मिट्टी पर गुलामी का एक धागा भी नहीं पड़ने दूंगा। लोग उनसे मिलकर भावुक हो जाते, एक राजा जो महल की आरामदायक चौकियों में नहीं बैठता, बल्कि अपने प्रजा के खेतों में खड़ा होकर उनसे पूछता, क्या तुम तैयार हो अपने मेवाड़ के लिए? और जनता एक आवाज में कहती, आपके साथ जन्म भी, मौत भी। इसी माहौल में महाराणा प्रताप ने अपनी सेना जुटानी शुरू की। उनके पास बड़ी सेना नहीं थी, पर एक एक योद्धा 100-100 सैनिकों के बराबर था। भील जनजाति के योद्धा, जिन्हें बाकी राजपूत कभी ज्यादा महत्व नहीं देते थे, प्रताप के सबसे वफादार साथी बने। महाराणा प्रताप ने उन्हें गले लगाकर कहा, मेवाड़ की रगों में जो खून बहता है, वही आपके शरीर में भी बहता है। इस सम्मान ने भीलों को प्रताप के लिए जान देने तक तैयार कर दिया। इसी तैयारी के दौरान प्रताप की मुलाकात अपने भावी जीवनसाथी नहीं, बल्कि अपने जीवन के सबसे पवित्र साथी से हुई, चेतक से। चेतक साधारण घोड़ा नहीं था, वो मानो हवा का पुत्र था। चमकदार नीली आभा, बिजली सी चाल और आंखों में प्रताप जैसी ही आग। शुरुआत में चेतक किसी को अपने पास आने भी नहीं देता था, वह नियंत्रित, जिद्दी और भीषण तेज था। पर जिस दिन प्रताप उसके सामने खड़े हुए, चेतक ने पहली बार किसी मनुष्य को शांत नजरों से देखा। एक पल का मौन था, और फिर चेतक धीरे धीरे प्रताप की ओर बढ़ा, जैसे उसे अपने साथी की तलाश बरसों से थी और आज वह मिल गया हो। प्रताप ने उसका सिर सहलाया, और उसी क्षण मेवाड़ की किस्मत बदल गई। प्रताप कहते, चेतक सिर्फ मेरा साथी नहीं, मेरी आत्मा है, और सच में वह युद्धभूमि में प्रताप की सांस बन जाता। चेतक ऐसी छलांगे लगाता कि दो मुगल सैनिक उसकी उड़ान के नीचे दब जाते, उसकी तेजी से धूल में उठती आंधी दुश्मन को अंधा कर देती। चेतक और प्रताप की यह जोड़ी रोम और पौराणिक कथाओं में नहीं, भारत की धरती की सच्ची कहानी थी। लेकिन महानता का रास्ता हमेशा कठिन होता है। अकबर ने जब देखा कि महाराणा प्रताप उसके सामने झुकने को तैयार नहीं, तो उसने राजपूताना के कई राजाओं को लालच, डर और पद देकर अपने साथ मिला लिया। लेकिन प्रताप कहते, जो राजपूत स्वाभिमान बेच दे, वह मेरी लड़ाई का हिस्सा नहीं हो सकता। धीरे धीरे मेवाड़ लगभग अकेला पड़ गया, पर प्रताप अकेले भी पूरे हिंदुस्तान के बराबर थे। दिन बीतते गए और चारों तरफ युद्ध की आहट तेज होने लगी। मुगल साम्राज्य अपनी विशालतम सेना तैयार कर रहा था, घोड़ों की टापें गूंज रही थीं, विशाल हाथियों की गर्जना हो रही थी, तंबुओं में झंडे लहरा रहे थे, और अकबर हर हाल में मेवाड़ को झुकाना चाहता था। उधर प्रताप भी किले की ऊंचाइयों पर खड़े होकर दूर तक फैली अपनी भूमि को देखते और मन ही मन कहते, इस धरती को गुलाम करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। तैयारियां पूरी होने लगी, धनुषों पर नई डोरें चढ़ाई गईं, तलवारों पर पॉलिश की चमक आ गई, भाले तेज कर दिए गए, ढालों की मरम्मत हो गई, और सबसे बढ़कर हर राजपूत और भील योद्धा के सीने में एक ही ज्वाला जलने लगी, मेवाड़ के लिए प्राण दे देंगे, पर झुकेंगे नहीं। प्रताप रात को न सोते, वे हर सैनिक से व्यक्तिगत मिलते, उन्हें प्रेरित करते, और हर बार चेतक उन्हीं की तरह उनकी परिक्रमा करता, जैसे वह भी हर सैनिक की आंखों में झांककर कह रहा हो, तुम्हारे साथ मैं भी दौड़ूंगा। और फिर उस हवा में एक ऐसी गंध भरने लगी जो सिर्फ युद्ध से पहले महसूस होती है, तनाव, धूल, लहू और संकल्प की गंध। प्रताप को पता था अब टकराव बहुत पास है। हल्दी घाटी का मैदान धीरे धीरे जाग रहा था, पहाड़ों की छाया लंबी होने लगी, घाटी की मिट्टी लाल चमकने लगी, और इतिहास खुद को तैयार कर रहा था उस भीषण क्षण के लिए जिसे आने वाली सदियां बार बार याद करेगी। हल्दी घाटी का सूरज उस दिन कुछ अलग ही था, आसमान में हल्की लालिमा थी, हवा भारी थी, और घाटी की मिट्टी से हल्दी जैसे पीले रंग की चमक उठ रही थी, मानो धरती खुद प्रताप को चेतावनी दे रही हो कि आज जो होने वाला है, वह आने वाली सदियों तक इंसान की रूह हिला देगा। महाराणा प्रताप अपनी शेर जैसी चाल से सेना के बीच घूम रहे थे, उनकी आंखों में सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि एक ज्वालामुखी था जिसमें मेवाड़ का अस्तित्व, अपने लोगों का दर्द, चेतक का विश्वास और दुश्मन की हर चाल का अंत जल रहा था। चेतक उनके नीचे अधीर था, वह लगातार जमीन को अपने खुरों से खरोंच रहा था, जैसे कह रहा हो, महाराणा चलिए, बहुत देर हो गई। उधर मुगल सेना का विशाल सागर पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था, झंडे हवा में फड़फड़ा रहे थे, हाथियों के कंधों पर बख्तरबंद भाले दूर से चमक रहे थे, और हजारों घुड़सवारों की टापों की आवाज घाटी में गूंज बनकर उभर रही थी। प्रताप ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई, उस चमक में ऐसा लगा जैसे सूरज भी झुक गया हो, और गरजते हुए बोले, आज मेवाड़ की धरती पर जो भी खून गिरेगा, वह मेरी देन है। और अकबर सुन ले, प्रताप जिंदा है तो उसकी आजादी जिंदा है।
जैसे ही उन्होंने तलवार नीचे की, चेतक बिजली की तरह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा और मेवाड़ के वीर उसके पीछे तूफान बनकर टूट पड़े। पहला टकराव ऐसा था जैसे दो पहाड़ आपस में भिड़ गए हों। राजपूतों की तलवारें बिजली की चमक जैसी चल रही थीं, हर प्रहार में प्रतिशोध था, हर ढाल पर टकराहट में गर्व था। प्रताप ने अकेले कई मुगल सरदारों को जमीन पर गिरा दिया। उनके प्रहारों की ताकत इतनी थी कि एक ही वार में दुश्मन की ढाल दो हिस्सों में बढ़ जाती। चेतक उनकी हर हरकत को पढ़ लेता। जब प्रताप वार करते, चेतक उछलकर उन्हें ऊंचाई दे देता। जब दुश्मन घेरता, चेतक बवंडर की तरह घूमकर बाहर निकल जाता। इतने में उन्हें सामने से एक भारी बख्तरबंद हाथी दिखाई दिया। उसकी पीठ पर बैठा था मुगल का मशहूर सरदार, और हाथी की सूंड में लगी थी तेज धार वाला तलवारनुमा हथियार। पर प्रताप किसके डरते? उन्होंने चेतक से कहा, आगे बढ़ो। चेतक ने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि ऐसा लगा मानो नीली बिजली बादलों को चीरकर नीचे आए हो। चेतक, उसने हाथी की सूंड पर अपने खुर मारते हुए प्रताप को ऊपर उछाला, और प्रताप ने अपने भाला से एक ही वार में दुश्मन को समाप्त कर दिया। ये दृश्य देखकर मुगल सेना की रीढ़ कांप गई। पर युद्ध का मैदान कभी किसी पर मेहरबान नहीं होता। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मुगल सेना की संख्या भारी पड़ने लगी। राजपूत योद्धा वीरता से लड़ते रहे, कई तो मुस्कुराते हुए अपने प्राण त्याग रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं, धर्म, सम्मान और प्रतिज्ञा का था। प्रताप घोड़े की तरह इधर उधर घूमकर मुगलों को काटते जा रहे थे, लेकिन दुश्मन की तादाद बढ़ती जा रही थी। चेतक अब भी हवा से तेज था। उसके शरीर पर कई घाव पड़ चुके थे, उसके नीले चमकीले बाल खून से गहरे लाल हो गए थे, पर उसकी आंखों में एक ही संदेश था, महाराणा, मैं हूं, जब तक मेरी सांस है आपको कुछ नहीं होगा। युद्ध अपने भीषणतम रूप में था। तलवारों की टकराहट, ढालों की गूंज, घायल योद्धाओं की पुकार और मृत सैनिकों की गंध ने हल्दी घाटी को एक अग्निकुंड बना दिया था। इतने में खबर आई कि कुछ राजपूत सैनिक घायल होकर पीछे हट रहे हैं। प्रताप को लगा कि अगर अभी पीछे हट गए तो युद्ध का संतुलन बदल जाएगा। उन्होंने गर्जना की, पीछे हटने का नाम मत लो। प्रताप की छाती अभी भी है, और खुद अकेले दुश्मन के बीच घुस पड़े। चेतक बार बार प्रताप को बचाता, दाईं बाईं छलांगे लगाता, घाव खाता, फिर भी खड़ा रहता। ये दृश्य देखकर कई मुगल सैनिक पीछे हट गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा बंधन कभी नहीं देखा था। परंतु एक भयानक क्षण तब आया जब चेतक के पैर में भाले का गहरा घाव लग गया। उसकी चाल लड़खड़ा गई, पर उसने प्रताप को गिरने नहीं दिया। महाराणा को बचाने के लिए चेतक पूरी ताकत जुटाकर घाटी की ओर दौड़ा। पीछे दुश्मन पीछा कर रहे थे। चेतक का खून जमीन पर टपकता जा रहा था, पर उसकी गति रुक नहीं रही थी। आखिरकार वह एक नदी के किनारे पहुंचा, एक आखिरी छलांग लगाई, प्रताप को सुरक्षित उतारा और खुद जमीन पर गिर गया। महाराणा प्रताप उसके पास घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे और चेतक की सांसें धीमी पड़ रही थीं। प्रताप ने उसका सिर गोद में लिया। चेतक ने आखिरी बार प्रताप की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, महाराणा, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। और फिर वह हमेशा के लिए शांत हो गया। उस पल जो दर्द महाराणा प्रताप के हृदय में उठा, उसे शब्दों में बयां करना असंभव है। पर प्रताप उठे, अपनी तलवार उठाए और बोला, चेतक, अब ये युद्ध तुम्हारे नाम है। युद्ध उस दिन पूरी तरह निर्णायक नहीं हुआ, पर मुगल वह हासिल न कर सके जो चाहते थे। प्रताप जिंदा रहे, और जब तक वे जिंदा थे, मेवाड़ कभी झुका नहीं। अब कहानी का अगला अध्याय होगा पार्ट 6, हल्दी घाटी के बाद का संघर्ष, जंगलों में जीवन, घास की रोटी और प्रताप का अजय संकल्प। हल्दी घाटी का युद्ध खत्म तो हो गया था, लेकिन उसके बाद जो शुरू हुआ, वह किसी भी योद्धा के लिए जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। युद्ध में भले ही जीत हार स्पष्ट न हुई हो, पर मुगल सेना की विशालता ने मेवाड़ को भारी क्षति पहुंचाई थी। कई गांव उजड़ गए थे, कई योद्धा शहीद हो गए थे, और कई परिवारों के घर राख बन चुके थे। महाराणा प्रताप जानते थे कि मेवाड़ की जमीन को बचाने के लिए उन्हें अब तलवार से नहीं, बल्कि धैर्य, संघर्ष और सहनशीलता से लड़ना होगा। मुगल सेना हर तरफ फैल चुकी थी, महलों पर कब्जा, किलों पर घेरा, रास्तों पर निगरानी, पर प्रताप वे कहीं नहीं मिले। वह राजा जिसे अकबर ढूंढ रहा था, वह राजा जिसे मुगल सेना पकड़ना चाहती थी, वह राजा अपनी प्रजा के बीच जंगलों में छुपकर रहता था, ताकि उसके लोग सुरक्षित रह सकें। प्रताप ने अपने परिवार और प्रजा के साथ जंगलों में आश्रय लिया, दूर पहाड़ियों, घने पेड़ों और खतरनाक घाटियों के बीच। वहां ना महल थे, ना रसोई, ना आराम, सिर्फ कठोर प्रकृति और उससे भी कठोर प्रताप का संकल्प। कई दिन ऐसे बीते जब प्रताप और उनकी प्रजा के पास खाने को कुछ नहीं था, न अनाज, न फल, न दूध। राजपूत महिलाओं ने पेड़ों की छाल उबालकर बच्चों को पिलाए, भीलों ने जंगलों से जड़ी बूटियां लाकर प्राण बचाए, और कई दिनों पर तो एक ही चीज बची, घास।
घास को पीसकर रोटियां बनती, जिन्हें खाते समय राजपूत पुरुषों की आंखों में आंसू आ जाते। उन्होंने तलवार के लिए हाथ उठाए थे, न कि घास की रोटियों के लिए। पर महाराणा प्रताप, वे हर बार मुस्कुराते हुए कहते, जो आज घास की रोटी खा सकता है, वही कल दुश्मन के मुकुट उतार सकता है। एक दिन की घटना तो इतिहास में अमर हो गई, जब महाराणा प्रताप की बेटी भूख से रोने लगी। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। राजमहल के सुनहरे दिनों के विपरीत इस जंगल में सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं, वो भी घास की बनी हुई। महारानी ने वह दोनों रोटियां प्रताप को दी, कहती हुई कि वह राजा है, उन्हें ताकत चाहिए। लेकिन प्रताप ने रोटियां बेटी की ओर बढ़ाई, तभी अचानक एक जंगली बिल्ली अंदर आई और रोटियां उठाकर भाग गई। उस पल प्रताप की आंखों से आंसू गिर पड़े, क्योंकि जो राजा कभी सोने की थाली में भोजन करता था, आज उसकी बेटी की रोटी जंगल की बिल्ली ले गई। पर उसी क्षण प्रताप ने मुक्का भींचकर कहा, मेवाड़ रोएगा नहीं, मेवाड़ उठा है और उठकर रहेगा। उधर अकबर के दरबार में लगातार खबरें पहुंच रही थीं कि प्रताप जंगलों में भी हार नहीं मान रहे। अकबर ने कई प्रस्ताव भेजे, सोने के महल, जागीरें, ऊंचे पद, धन की बारिश, बस प्रताप उसके अधीन हो जाए। पर प्रताप ने हर दूत को एक ही जवाब दिया, मेरी स्वतंत्रता मेरी सांस है। जब तक ये सांस है, मेवाड़ किसी का दास नहीं होगा। मुगल दरबार में बैठे लोग हैरान थे, कैसा आदमी है ये, सोने से भी नहीं झुकता। लेकिन प्रताप सोने का नहीं, मिट्टी का बना था, वह मिट्टी जिसका हर कण शौर्य से बना था। जंगल के इन कठिन दिनों में भी प्रताप का मनोबल इतना ऊंचा था कि उनकी सेना धीरे धीरे दोबारा खड़ी होने लगी। भील योद्धा उनकी रीढ़ बन गए। राजपूतों ने अपने टूटे हुए हथियारों को दोबारा जोड़ना शुरू किया। महिलाओं ने पट्टियां बनाई, बच्चों ने संदेश पहुंचाए, बूढ़ों ने रणनीतियां सुझाई। ये सिर्फ राजा का संघर्ष नहीं था, ये पूरे मेवाड़ की आत्मा का पुनर्जन्म था। धीरे धीरे प्रताप ने छोटी छोटी टुकड़ियों में युद्ध शुरू किए। वे अचानक हमला करते, मुगल टुकड़ियों को परास्त करते, पहाड़ियों में गायब हो जाते। प्रताप की यह गुरिल्ला रणनीति इतनी तेज, इतनी सटीक थी कि मुगल सेना थकने लगी। प्रताप दिन रात अपने लोगों के लिए लड़ते रहे, उनके कपड़े फट जाते, शरीर पर घाव होते, चेहरे पर धूल, पर आंखों में अब भी आग, वही मेवाड़ को वापस लेने की आग। और फिर वह समय आया जब मेवाड़ की मिट्टी मुस्कुराई, प्रताप को धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। कई किले वापस हाथ में आने लगे, कई गांव मुक्त होने लगे और मेवाड़ फिर से उठने लगा। हल्दी घाटी के बाद का ये संघर्ष भले ही तलवारों का नहीं था, लेकिन यही वह काल था जिसने प्रताप को राजा से महान बना दिया। हल्दी घाटी के बाद भले ही प्रताप की सेना जंगलों में थी, लेकिन उनकी हिम्मत पहाड़ों जितनी अधिक थी। वे न दिन देखते थे, न रात, न मौसम रुकावट था, न भूख। प्रताप ने अपने घायल राजपूतों और भील योद्धाओं को नए जोश के साथ तैयार किया। जंगल ही उनकी शरण भी था और प्रशिक्षण स्थल भी। वे पेड़ों के पीछे छिपकर तीरंदाजी करते, तेज ढलानों पर घुड़सवारी का अभ्यास करते, नदियों में हथियार साफ करते। हर दिन उन्हें पहले से अधिक खतरनाक बना रहा था। अकबर को खबरें मिल रही थीं कि प्रताप रुकने वाले नहीं हैं, पर वह ये नहीं जानता था कि प्रताप के हर योद्धा का दिल अब पहले से भी ज्यादा एक ही बात चिल्ला रहा था, मेवाड़ वापस लेना है। प्रताप की पहली योजना थी अपने आसपास के छोटे किलों को वापस हासिल करना। वे जानते थे कि कोई बड़ा किला सीधे नहीं लिया जा सकता, इसलिए उन्होंने जल्दी हमला करो, अचानक हमला करो और गायब हो जाओ वाली गुरिल्ला नीति अपनाई। एक रात चांद बादलों में छुपा हुआ था, अंधेरा ऐसा कि सामने खड़ा आदमी भी धुंधला दिखे। उसी रात प्रताप और उनकी छोटी मगर अत्यंत प्रशिक्षित टुकड़ी ने देवरिया के पास स्थित एक महत्वपूर्ण चौकी पर हमला किया। मुगल सैनिक आराम कर रहे थे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि जंगलों में रहने वाला राजा इतनी खामोशी से इतना सटीक वार कर सकता है। प्रताप बिजली की तरह टूट पड़े, तलवार उनकी मुट्ठी में गरज की तरह चमक उठी। पलक झपकते ही चौकी मेवाड़ के नियंत्रण में थी। ये छोटी जीत थी, पर इसका असर विशाल था। आसपास के गांवों के दिलों में फिर उम्मीद जग गई, प्रताप वापस आ गए हैं। फिर आया कुम्हालगढ़ का क्षेत्र, जहां प्रताप पहले ही संघर्ष के दिनों में रहते थे। वहां के लोग, भील, राजपूत, किसान, सब प्रताप को भगवान की तरह मानते थे। वे जानकारी देते, खाना जुटाते और रात में जासूसी करते। उनकी मदद से प्रताप ने एक के बाद एक किले वापस लिए, मंडलगढ़, देवरिया, जलों के कई इलाके और पहाड़ियों की सारी ऊंची चौकियां। मुगल सेना समझ भी नहीं पाई कि प्रताप कहां से हमला कर रहे हैं, किस दिशा में गायब हो रहे हैं और कैसे उनकी सेना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रकृति भी जैसे प्रताप के साथ थी। बारिश में वे नदियों में छिप जाते, ओले पड़ते तो चट्टानों के नीचे रणनीति बनाते, गर्मियों में सूखी झीलें उनके हथियार छुपाने का स्थान बन जाती।
अकबर की सेना मेवाड़ के विशाल पहाड़ों, घने जंगलों और खतरनाक घाटियों में उलझकर थकने लगी। और प्रताप, वे हर कठिनाई में और भी मजबूत होते गए। उनके घोड़े चेतक के बाद आए दूसरे घोड़े लीला और अरब ने कई तेज मिशनों में उनकी जान बचाई। एक दिन प्रताप ने अपने सेनापतियों को बुलाया। भील सरदार पुंजा, राजपूत सेनापति झालामान सिंह, तड़का, हकीम खान सूर सब मौजूद थे। प्रताप ने मानचित्र पर उंगली रखते हुए कहा, आने वाला लक्ष्य है गोगुंदा। गोगुंदा वही स्थान था जहां हल्दी घाटी के युद्ध से पहले प्रताप ने अपनी सेना को संगठित किया था। ये स्थान मुगलों के हाथों में होना प्रताप की आत्मा को हर पल चुभता था। उन्होंने योजना बनाई, तेज हमला, कम समय और पूरा क्षेत्र वापस मेवाड़ में। कई दिनों की तैयारी के बाद प्रताप और उनकी साहसी टुकड़ी ने ऐसा हमला किया कि मुगल सेना संभल भी नहीं सकी। सुबह होते होते गोगुंदा वापस ले लिया गया। गांवों में बाजा बजा, स्त्रियां थालियां लेकर नाचने लगीं, बच्चों ने पेड़ की शाखाओं को झंडे की तरह लहराया। लोग चिल्ला रहे थे, मेवाड़ वापस आया, प्रताप अमर रहे। अब प्रताप का आत्मविश्वास पहाड़ से भी मजबूत हो गया था। उनकी सेना 3 गुना बड़ी हो चुकी थी। मेवाड़ का हर कोना फिर से जवानों से भरने लगा था। कुछ महीनों बाद प्रताप ने अपने जीवन की सबसे भावनात्मक जीत हासिल की, चावंड की पुनः विजय। ये वही स्थान था जिसे प्रताप ने बाद में अपनी राजधानी बनाया। चावंड का किला मुक्त होते ही प्रताप ने कहा, यह मेरी प्रजा का घर है, यही मेरे मेवाड़ का हृदय होगा। अब मेवाड़ का बड़ा हिस्सा मुक्त हो चुका था, सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर। चित्तौड़ प्रताप का सपना था, उनकी धड़कन, उनकी वंश परंपरा। पर मुगलों की विशाल सेना के कारण प्रताप ने एक फैसला लिया। मैं चित्तौड़ पर तभी चढ़ाई करूंगा जब मेरी प्रजा का एक भी बच्चा भूखा न हो, जब मेरे राजपूत फिर से उतने ही तैयार हो जितने वे कभी हल्दी घाटी में थे। उन्होंने विजय अभियान को जारी रखा, लेकिन प्रजा के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी। नहरें ठीक की गईं, खेतों को फिर से बोया गया, गांवों में सुरक्षा स्थापित हुई। मेवाड़ फिर से फलने फूलने लगा। मुगल दरबार में इसकी खबर जैसे आग की तरह फैली। प्रताप ने पूरे मेवाड़ को वापस ले लिया। अकबर के मंत्री तक कहने लगे, यह आदमी नहीं, ये पर्वत है, अडिग, झुकता नहीं, टूटता नहीं। इसी संघर्ष के कारण इतिहास ने महाराणा प्रताप को वह सम्मान दिया जो किसी भी राजा को सौभाग्य से मिलता है। एक हार के बाद भी जिसने हार नहीं मानी, एक जंगल से जिसने अपना राज्य फिर से खड़ा कर दिया, और जिसने दुनिया को दिखा दिया कि स्वतंत्रता क्या होती है। चावंड को राजधानी बनाने के बाद मेवाड़ धीरे धीरे फिर से खड़ा हो रहा था। खेत फिर से हरे हुए, मंदिरों में फिर से घंटियां बजने लगीं, और राजपूत घरों में युद्ध के ढोल की जगह अब विवाह शुभ कार्य की ध्वनि सुनाई देने लगी। प्रजा खुश थी, राजा उनके बीच था, उनकी रक्षा कर रहा था, और हर दिन अपने लोगों के साथ खड़ा रहता था। लेकिन प्रताप के कंधों पर अभी भी एक अधूरा बोझ था, चित्तौड़। वह चित्तौड़ जिससे उनका खून जुड़ा था, उनके पूर्वजों की शौर्य गाथाएं जुड़ी थीं, वह किला जो प्रताप के हृदय में हमेशा एक अधूरी तड़प की तरह जलता रहा। पर प्रताप जानते थे कि चित्तौड़ पर हमला करने के लिए जितनी बड़ी सेना, जितना बड़ा साधन चाहिए, वह समय अभी नहीं आया था। उनकी प्राथमिकता थी मेवाड़ की प्रजा की समृद्धि और सुरक्षा। वे चावंड में दरबार लगाते, घायल सैनिकों की खैर खबर लेते, खेती बाड़ी की समस्याएं सुनते, और हर सुबह अपनी सेना के साथ अभ्यास करते, ये दिखाने के लिए कि राजा अभी भी पहले जैसा ही है। पर उम्र और घाव किसी को नहीं छोड़ते। प्रताप के शरीर पर युद्धों के इतने घाव थे कि डॉक्टरों ने कई बार उन्हें आराम करने को कहा, पर प्रताप हर बार कहते, जो राजा अपने लोगों के लिए नहीं जी सकता, वह राजा कहलाने लायक नहीं। उनके दिन भरते नहीं थे, सेना का निरीक्षण, नई रणनीतियां, जासूसों की सूचनाएं, प्रजा की समस्याएं, और रात को जब सब सो जाते, प्रताप अपने अकेले कमरे में चित्तौड़ की ओर देखकर गहरी सांस लेते। एक अधूरी लड़ाई, एक अधूरी प्रतिज्ञा जो उनके दिल में तूफान की तरह घूमती। इसी दौरान प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को प्रशिक्षण देना शुरू किया। वह जानते थे कि मेवाड़ को आगे बढ़ने के लिए सशक्त उत्तराधिकारी चाहिए। प्रताप अमर सिंह को तलवार चलाना, घुड़सवारी, नीति, रणनीति, हर चीज सिखाते। कभी कभी प्रताप अपने बेटे से कहते, अमर, याद रखना, राज्य तलवार से नहीं टिकता, प्रजा के विश्वास से टिकता है। ये वह समय था जब प्रताप न सिर्फ योद्धा थे, न सिर्फ राजा, वह अब एक पिता और एक मार्गदर्शक भी थे। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का दबाव कम होता जा रहा था। अकबर उत्तर पश्चिम और दक्षिण के दूसरे संघर्षों में व्यस्त हो गया था। मेवाड़ पर उसका ध्यान कमजोर पड़ने लगा, और यह वही समय था जब प्रताप ने मेवाड़ की पूर्वी सीमा पर एक के बाद एक गांव, चौकियां और भूमि वापस लेनी शुरू की। इतिहासकार कहते हैं कि प्रताप ने अंतिम वर्षों में जितनी भूमि वापस ली, वह उनके जीवन का सबसे बड़ा भूक्षेत्र था। लेकिन इस महान विजय के बीच प्रताप का शरीर अब उनकी शक्ति का साथ नहीं दे रहा था।
एक बार प्रताप जंगल के मार्ग से होकर सेना का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उनका घोड़ा अचानक गड्ढे में फंस गया और प्रताप नीचे गिर पड़े। इस गिरावट से उनका पुराना छाती का घाव खुल गया। घायल अवस्था में भी प्रताप ने उठकर कहा, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर उनके सलाहकार जानते थे कि प्रताप अब बहुत कमजोर हो चुके हैं। चावंद वापस पहुंचने के बाद कई वैद्य बुलाए गए, दवाइयां, जड़ी बूटियां, मालिश, सब कुछ किया गया, पर प्रताप के घाव अंदर तक थे, जिन्हें दवा नहीं, सिर्फ समय ही ठीक कर सकता था। और फिर आया वह दिन जो मेवाड़ के इतिहास का सबसे भावुक दिन है। प्रताप की सांसें धीमी होने लगी थीं। पूरा चावंद दरबार जमा था, सैनिक, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े। अमर सिंह पास बैठे थे, आंखों में आंसू, पर प्रताप उनकी ओर मुस्कुराकर बोले, रो मत अमर, एक दिन हर योद्धा को जाना होता है। याद रखना, हमारा सिर झुकना नहीं चाहिए। मेवाड़ की मिट्टी को कभी मत बेचना। प्रताप ने अपने अंतिम क्षणों में चित्तौड़ की दिशा में देखा, उसी पहाड़ी को जिसे वह जीवन भर वापस लेना चाहते थे। उनके होठों से आखिरी शब्द निकले, मेवाड़ स्वतंत्र रहे। महाराणा प्रताप के जाने के बाद भी मेवाड़ की धरती में उनकी आवाज गूंजती रही, वह आवाज जो कहती थी, स्वतंत्रता मेरी सांस है, सम्मान मेरा मुकुट और प्रजा मेरा परिवार। प्रताप की मृत्यु कोई अंत नहीं थी, ये वह चिंगारी थी जिसने आने वाली पीढ़ियों को आग बना दिया। मेवाड़ के लोग प्रताप को सिर्फ राजा नहीं, बल्कि देवता की तरह पूजते रहे। बच्चे उनके लकड़ी के घोड़े बनाकर खेलते, घरों में उनकी तस्वीर के सामने दीप जलते और बुजुर्ग लोग उनकी शौर्य गाथाएं गाते, ऐसा राजा फिर न आया, न आएगा। कहा जाता है कि जब भी स्त्रियां जंगलों में पानी भरने जाती, वे पेड़ों से कहती, झुको मत, महाराणा की तरह खड़े रहो। ये प्रताप की छाप थी, किसी वस्तु पर नहीं, लोगों के दिलों पर। प्रताप की वीरता सिर्फ तलवार तक सीमित नहीं थी, वह एक अद्भुत मानव थे। वो राजा जो घास की रोटियां खा सकता था लेकिन आत्मसम्मान का एक कौर भी नहीं निगल सकता था। वो राजा जो अपनी प्रजा के साथ जंगलों में रहने चला गया, पर मुगलों के महलों में झुकने नहीं गया। वो राजा जिसने कहा था, अगर मेरे लोगों की रोटी सूखी है तो मैं भी घास की रोटी ही खाऊंगा। उनकी यह समानता, ये करुणा, ये त्याग, यही प्रताप को प्रताप बनाता है। उनकी विरासत का दूसरा स्तंभ था अटल संकल्प। दुनिया में ऐसे राजा बहुत कम हुए हैं जिनके सामने दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यिक शक्ति खड़ी थी और वे फिर भी झुके नहीं। अकबर जैसा महान राजा भी प्रताप को झुका नहीं सका। कई लोग कहते हैं प्रताप ने चित्तौड़ नहीं जीता, लेकिन सच्चाई क्या है? प्रताप ने चित्तौड़ की आत्मा जीत ली थी। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि जीत सिर्फ किले की नहीं होती, जीत होती है चरित्र की, साहस की और अपने धर्म पर अडिग रहने की। प्रताप की विरासत का तीसरा स्तंभ था मानवता। उन्होंने युद्धों में भी कभी निर्दोषों पर हमला नहीं किया। वे दुश्मन का सम्मान करते थे और अपनी सेना को हमेशा आदेश देते, हम योद्धा हैं, अत्याचारी नहीं। उनके नेतृत्व में जाति, वर्ग, रंग कोई मायने नहीं रखता था, भील योद्धा उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। प्रताप ने भीलों को ऐसा सम्मान दिया जिसे देखकर लोग कहते, ये राजा नहीं, ये धरती माँ का सबसे बड़ा पुत्र है। उनके जाने के बाद मेवाड़ का भविष्य उन्हीं के आदर्शों पर खड़ा हुआ। अमर सिंह ने उनके सपने को आगे बढ़ाया। हर राजपूत घर में बच्चों को बचपन से ही बताया जाता, प्रताप जैसे बनो, प्रताप जैसे जियो, प्रताप जैसे मरो। इतिहासकार लिखते हैं, प्रताप ने युद्धों से ज्यादा जीत अपने आचरण से हासिल की। सदियों बाद भी प्रताप की मूर्तियां सिर्फ राजस्थान में नहीं, भारत के हर कोने में मिलती हैं। क्यों? क्योंकि प्रताप सिर्फ मेवाड़ के राजा नहीं थे, वह भारत के स्वतंत्रता, स्वाभिमान और साहस के प्रतीक थे। गांधी जी ने भी कहा, अगर भारत को स्वतंत्रता की प्रेरणा कहीं से मिलती है तो वह महाराणा प्रताप की मिट्टी से मिलती है। प्रताप की तलवार शायद अब शांत है, उनका घोड़ा चेतक सदियों पहले इतिहास बन चुका है, उनके किले अब विरासत स्थल हैं। लेकिन उनकी आत्मा, वह आज भी हवा में बहती है। उन घाटियों में जहां वे लड़े, उन जंगलों में जहां उन्होंने घास की रोटी खाई, उन पहाड़ों में जहां उन्होंने मेवाड़ को फिर से जिंदा किया, और उन दिलों में जहां प्रताप नाम सुनते ही गर्व उमड़ आता है। प्रताप ने दुनिया को एक अंतिम शिक्षा दी। राज्य खो सकते हैं, किले गिर सकते हैं, घोड़े मर सकते हैं, लेकिन अगर आत्मसम्मान जीवित है तो कोई भी साम्राज्य तुम्हें हरा नहीं सकता। और यही वजह है कि आज भी जब कोई बच्चा इतिहास की किताब खोलता है तो उसमें सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं पढ़ता, वह एक ज्वाला पढ़ता है, एक तूफान पढ़ता है, एक ऐसी विरासत पढ़ता है जो कभी बुझ नहीं सकती। वह पढ़ता है महाराणा प्रताप। और फिर एक वीर, एक राजा, एक अमर आत्मा, चित्तौड़ का वो उजाला धीरे धीरे शांत हो गया। पूरे मेवाड़ में शोक छा गया। वीर स्त्रियां रोईं, राजपूतों ने अपने सिर झुकाए और बच्चों ने कहा, हमारे महाराणा सो गए।
लेकिन प्रताप की मौत किसी अंत की तरह नहीं थी, वह एक शुरुआत थी। अमर सिंह ने पिता की प्रतिज्ञा आगे बढ़ाई। मेवाड़ ने कभी हार नहीं मानी, और आज भी जब राजस्थान की हवा बहती है उसमें प्रताप का वही संदेश तैरता सुनाई देता है। स्वतंत्रता जीवन है और इसके लिए लड़ना